आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्जाम 2025 में, जो कि 4 से 5 जनवरी को आयोजित होने वाला है। इसका प्रैक्टिस सेट 9वां करेंगे। इसके पहले 8 प्रैक्टिस सेट ग्रुप सी एंड डी के अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। और इसमें हिंदी, इंग्लिश और जनरल स्टडीज़ के आपको 75 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखेंगे। पहला हिंदी का है। विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। इसमें बताना है पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तेजस्वी, तपस्विनी, परोपकारिणी या हंसनी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेजस्वी। जो तेजस्वी शब्द है ये आपका पुल्लिंग है। तेजस्वी हो जाएगा पुल्लिंग, बाकी तपस्विनी, परोपकारिणी और हंसनी स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन है, पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का रूप क्या हो जाएगा। तो काला का स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग किया जाएगा तो हो जाएगा वो काली। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होता है। तो उर्दू जो शब्द है इसका, उर्दू शब्द में जो सौदा है इसका बहुवचन जो रूप हो जाएगा वो हो जाएगा सौदा ही हो जाएगा, क्योंकि सौदा का बहुवचन सौदे तो होगा नहीं। तो इसमें ऑप्शन क्या है, उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, या बहुवचन में उसके विकल्प का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, उसके अंत में गर लगा देते हैं, मतलब सौदागर लगा देते हैं क्या, नहीं, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर है, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो छ, त्र, ज्ञा और श्रा संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये षटकोण वाला शाह नहीं, जो छा है ये छतरी वाला, तो ये का प्लस और ये वाले षटकोण वाले सा से बनता है, तो ये नहीं है संयुक्त व्यंजन। बाकी त्रा, ये त्रा, छा और श्रा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि संयुक्त व्यंजन नहीं है। ठीक है, और संयुक्त व्यंजन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तेजाब में कौन सी संज्ञा है। तो तेजाब में भाववाचक संज्ञा है, या व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या समूहवाचक संज्ञा है, या द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तेजाब में कौन सी संज्ञा है, द्रव्यवाचक, जिसमें नाप तौल वाली वस्तुएं जो होती हैं उनको द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। फिर नेक्स्ट है, जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा स्वर्णाम है। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे में स्वर्णाम, पहले तो बता दें, इसमें संबंधवाचक स्वर्णाम हो जाएगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसमें संबंध बताया जा रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संबंधवाचक स्वर्णाम। तो स्वर्णाम के भेद होते हैं 6 और स्वर्णाम होते हैं 11 प्रकार के। तो स्वर्णाम कौन कौन से होते हैं, जैसे कि इसमें 4 हैं, पुरुषवाचक स्वर्णाम, प्रश्नवाचक स्वर्णाम, संबंधवाचक स्वर्णाम, निजवाचक स्वर्णाम, निश्चय और अनिश्चय। ठीक है, 6 स्वर्णाम के ये भेद होते हैं, और प्रकार पूछेगा तो 11 हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। तो विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। कितने, 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण हो जाएंगे 4। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है। जो 4 विशेषण बताए हैं अभी, सार्वनामिक, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक। तो इसमें पूछ रहा है संख्यावाचक, तो इजी है, 7 जिसमें संख्या आ रही है ना, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किताब, लड़का किताब पढ़ रहा है, इस वाक्य में कौन सा पदबंध है। ठीक है, लड़का किताब पढ़ रहा है, लड़का हो गया कर्ता मतलब सब्जेक्ट, फिर किताब हो जाएगी कर्म, पढ़ना क्या हो जाएगी हमारी क्रिया। तो किस ऑप्शन में मिल रहा है ये, कर्ता कर्म प्लस क्रिया। तो ये ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा ना, कर्ता कर्म प्लस क्रिया, ये पदबंध पूछ रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में उड़ रही क्रिया है, क्रिया का प्रकार बताना है, उड़ रही में कौन सी क्रिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो उड़ रही में क्रिया का प्रकार हो जाएगा अकर्मक क्रिया। क्यों अकर्मक क्रिया हो जाएगा, क्रिया अगर कर्म के आधार पर देखी जाए तो क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया होती है जिस पर क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, तो सकर्मक क्रिया होती है, और क्रिया का प्रभाव अगर कर्ता पर पड़े, मतलब कर्म पर ना पड़े, तो वो हो जाती अकर्मक क्रिया। तो जो दिया गया है आपका सेंटेंस कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो इस वाक्य में जो यहाँ पर जो कर्ता है मतलब चिड़िया, चिड़िया द्वारा स्वयं क्रिया की जा रही है उड़ना, तो यहाँ पर हो जाएगा अकर्मक क्रिया। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्रिया का प्रभाव यदि कर्म पर पड़ेगा तो सकर्मक क्रिया हो जाएगा, यदि कर्म पर नहीं पड़ेगा तो अकर्मक क्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कर्ता कारक का परसर्ग क्या है। तो कर्ता ने से हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा इस प्रकार
विभक्ति का देखना है। फिर अगला क्वेश्चन है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है, वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह कार मेरी है, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताना है। तो वह कार मेरी है संबंध कारक हो जाएगा, करण से तो होगा नहीं, संप्रदान के लिए भी नहीं हो, अधिकरण का यूज हो जाता है मे पर के लिए। वह मेरी कार है तो यहाँ पर संबंध कारक, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, तरणी का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है। तो तरणी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा सूर्य, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा ए। तरणी का जो पर्यायवाची शब्द है हो जाएगा क्या? सूर्य। सूर्य का पर्यायवाची और भी होते हैं, तरणी, सूर्य, आदित्य, दिवाकर, भास्कर, दिनकर, ये हो जाता है। और ये नदी का हो जाएगा जब लिखा होगा तरणी, ठीक है, बड़ी की मात्रा हो जाएगी तब हो जाएगा नदी का। फिर नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, इसमें पैसेज है, वीडियो को पॉज करके पूरा पैसेज रीड करिएगा, उसके बाद ये आंसर आप करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन देखेंगे, कुछ लोग समय की कमी के बहाने क्या छुपाते हैं? कुछ लोग समय की कमी के बहाने क्या छुपाते हैं? तो अकॉर्डिंग टू पैसेज इसका राइट आंसर रहेगा अपनी अकर्मठता और आलस, ठीक है, ऑप्शन नंबर राइट रहेगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। तो विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है समय की कीमत। पैसेज पढ़ेंगे तो समझ में आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, कार्य किस स्थिति में फलप्रद नहीं होता है? तो कार्य जो है समय बीत जाने के बाद ये फलप्रद नहीं होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अकर्मण्यता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय कौन से लगे हुए हैं? तो जो ये शब्द है अकर्मण्यता, तो इसमें जो उपसर्ग लगा हुआ है ये आपका हो जाएगा अ, है ना, आ उपसर्ग लगा है, किसमें है ये, ठीक है। और प्रत्यय यदि देखा जाए तो प्रत्यय ता है, ठीक है। यदि हम आ और ता को हटाएंगे तो हमारा जो मूल मूल शब्द बन जाएगा वो अकर्मण्य बन जाएगा, ठीक है। तो उपसर्ग और प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, दुनिया के सफलतम व्यक्तियों की सफलता का रहस्य क्या है? ये भी पैसेज का ही क्वेश्चन है, दुनिया के सफलतम व्यक्तियों की सफलता का रहस्य क्या है? तो समय का सदुपयोग करना, ये अकॉर्डिंग टू द पैसेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है स्वागत का विलोम बताना है। तो स्वागत का विलोम हो जाएगा तिरस्कार, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। फिर है फूक फूक कर पैर रखना, ये मुहावरा है, इसका सही अर्थ बताना है। हो जाएगा फूक फूक कर पैर रखना मतलब सोच समझ कर या सोच विचार करके काम करना, है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन काफ़ी हद तक सावधानी पूर्वक चलना भी कुछ लोग लगाएंगे, लेकिन जो एग्जैक्ट होगा वो होगा सोच विचार कर काम करना। फिर है अगला क्वेश्चन है, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या है? तो पुनर्जन्म में कौन सी संधि है? पहले तो विसर्ग संधि का ये उदाहरण है, और पुनः प्लस जन्म इसका संधि विच्छेद राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, मैं और मेरे मित्र को क्रिकेट खेलने का शौक है, वाक्य के किस अंश में त्रुटि है? मतलब इसमें बताना है, जो वाक्य दिया हुआ है, मैं और मेरे मित्र को क्रिकेट खेलने का शौक है, इस वाक्य में कौन सा गलत दिया हुआ है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैं की जगह हो जाएगा मुझे, मुझे और मेरे मित्र को, ठीक है, मुझे और मेरे मित्र को क्रिकेट खेलने का शौक है, तो मैं और यहाँ पर गड़बड़ है, मुझे होना चाहिए। फिर देखेंगे, आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आती है। तो इसमें वर्तनी शुद्धि बताना है। तो वर्तनी शुद्धि के हिसाब से उच्च श्रृंखलता ऐसे लिखी जाएगी, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर है, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो जो दोहा का प्रथम चरण मतलब कि ये 4 चरण होते हैं, तो इसमें पूछ रहा है प्रथम चरण में जो प्रथम में होगी वही तीसरे में होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी 13। जो विषम या प्रथम या तीसरे चरण में जो मात्राएं होती हैं वो 13-13 होती हैं, और दूसरे और चौथे मतलब कि सम चरण में होती है कितनी कितनी 11-11। यही ठीक उल्टा हो जाता है रोला में। रोला में क्या होता है? रोला में पहले और तीसरे में हो जाती है 11-11, और जो सम होता है दूसरा चौथा उसमें हो जाती है 13-13। क्वेश्चन पूछा गया था दोहे के प्रथम चरण में, तो दोहे के प्रथम या विषम चरण कह सकते हैं इसको, पहला या तीसरे में कितनी मात्राएं होती हैं? 13-13, ठीक है। और जो दूसरा चौथा मतलब सम हो जाएगा उसमें 11-11 होती है, कुल मिलाकर कितनी हो जाएंगी? 24, ठीक है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट है, अपने डैश के लिए लड़ना धर्म है।
डैश में सही उचित शब्द फिल करना है। अपने डैश के लिए लड़ना धर्म है। तो जो सूटेबल शब्द रहेगा वो हो जाएगा स्वतंत्र के लिए। ठीक है, अपने स्वतंत्र के लिए लड़ना धर्म है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर नीचे अब जीएस के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना भारत में युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का आप लोगों ने नाम सुना हुआ होगा, और ये योजना कब आई थी? 2015 में केंद्र सरकार द्वारा लाई गई थी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसके अंतर्गत क्या हुआ था? तो अभी भी हुआ था नहीं है, मतलब इसमें देश भर में जो युवा होते हैं, युवाओं के कौशल विकास को बढ़ाने के लिए इसमें प्रशिक्षण या ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का आप सन याद रखेंगे 2015। फिर अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत डैश था। कौन था? मेगास्थनीज था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। जो मेगास्थनीज था वो सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में भेजा गया था, और जो कि ये यूनानी राजदूत था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, देश के ऐतिहासिक स्मारकों की मरम्मत और संरक्षण के लिए एक अधिनियम पारित करने का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था, या किसने रखा था? तो जो ये प्रस्ताव रखा गया था, ये रखा गया था, इसका राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देश की जो ऐतिहासिक स्मारकों की मरम्मत और संरक्षण के लिए वर्ष 1904 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, सत्ता के अंतिम हस्तांतरण पर चर्चा करने के लिए कैबिनेट मिशन डैश में भारत आया था। किस वर्ष आया था? तो कैबिनेट मिशन 1946। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1946 में कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में ये भारत पहुंचा था। और इस मिशन के सदस्य भी थे स्टेफोर्ड क्रिप्स जो कि अध्यक्ष थे, और पैथिक लॉरेंस और ए बी अलेक्जेंडर। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में क्या प्रावधान दिया गया है, किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत दिया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और जो ये शोषण के विरुद्ध वाला अधिकार है, ये किसमें दिया गया है शोषण के विरुद्ध? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 23 से 24 में दिया गया है। ठीक है, 23 से 24 के अंतर्गत। फिर सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार ये दिया गया है अनुच्छेद 29 से 30 के अंतर्गत। ठीक है, और समानता का अधिकार किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 14 से 18 तक। और जो धार्मिक स्वतंत्रता है इसमें बताया गया है 25 से 28 तक के अनुच्छेद के अंतर्गत। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा, या कौन नहीं लेता है? तो कौन नहीं लेता है इसमें? जो जो लेते हैं, कौन लेते हैं? निर्वाचित लोकसभा सदस्य, ठीक है, निर्वाचित राज्यसभा सदस्य, ये भी ठीक है, राज्य विधान परिषद राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी ठीक है, क्योंकि विधानसभा सभी में है और विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है। तो यही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य ये भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और जो राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52 में है, 52 में है। और निर्वाचन पद्धति किसमें है? निर्वाचन मंडल दिया गया है राष्ट्रपति का अनुच्छेद 54 में। ये भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, पूछे जाते हैं इनसे क्वेश्चन, तो आप याद रखेंगे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णय या आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार देता है? तो कौन सा अनुच्छेद है ये? अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 137 में क्या बताया गया है? उच्चतम न्यायालय की पुनरावलोकन रिव्यू होता है की शक्ति के बारे में बताता है, और यह अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णय या आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार देता है। आपको बताना है सर्वोच्च न्यायालय जो कि अनुच्छेद के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है? सर्वोच्च न्यायालय। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर जरूर बताइएगा। पूछा जाता है एग्जाम में काफी बार कि सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 का उद्देश्य दिल्ली के डैश नगर निगमों को एक इकाई में एकीकृत करना है, जिसमें तालमेल और रणनीतिक योजना और संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए एक मजबूत व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 है ना, 3 नगर निगम। क्या है? दिल्ली नगर निगम विधेयक 2022 का उद्देश्य समन्वित एवं जो रणनीतिक योजना
तथा संसाधनों के इष्टतम उपयोग होती एक मजबूत व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के 3 नगर निगमों को एकीकृत करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन है, इसके पहले जो क्वेश्चन आया था सर्वोच्च न्यायालय का भी कहा था आपसे इसका आंसर बताने के लिए कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा जो सर्वोच्च न्यायालय है ये संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत वर्णित है। ठीक है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, आप याद रखेंगे 124 अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में सर्वाधिक राज्यों से होकर गुजरती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गंगा। गंगा है जो कि भारत में सर्वाधिक राज्यों से होकर बहती है, और जो गंगा नदी है ये उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होते हुए ये बांग्लादेश में जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, मिल जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? महाराष्ट्र में स्थित नहीं है तो बांधवगढ़ है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तो नवेगांव, गुगामल और ताडोबा ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित हैं। ठीक है, जो बांधवगढ़ है ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, खरीफ की फसलों की कटाई कब की जाती है? तो जो खरीफ की फसलों की कटाई की जाती है अक्टूबर से नवंबर माह के मध्य। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। जो खरीफ की फसल है इसकी बुआई की जाती है जून से जुलाई के महीने में और काटी कब जाती है? अक्टूबर से नवंबर के महीने में। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को ने सन डैश में स्टील का उत्पादन शुरू किया था, कब किया था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1912 में। 1912 में ये टाटा स्टील कंपनी जो टिस्को है इसकी स्थापना जमशेदजी टाटा द्वारा की गई थी और ये कहाँ पर? ये झारखंड में स्थित है और इसका 1912 में यहाँ से स्टील का उत्पादन शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। फिर है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापने की इकाई क्या होती है? तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य मापने की जो इकाई है वो एगस्ट्रॉम होती है, एगस्ट्रॉम। और एक एगस्ट्रॉम बराबर क्या आता है? पूछा जाता है एग्जाम में भी, 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, 10⁻⁻10 मीटर ये एक एगस्ट्रॉम बराबर होता है। राइट आंसर हो जाएगा एगस्ट्रॉम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एमएस वर्ड 365 में प्रिंट सेटिंग डायलॉग का नंबर ऑफ कॉपीज विकल्प आपको क्या करने की सुविधा देता है? तो ये निर्दिष्ट करता है कि डॉक्यूमेंट में कितनी कॉपियां प्रिंट की जानी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रिंट सेटिंग डायलॉग बॉक्स में तो यही पता चलेगा कि डॉक्यूमेंट की कितनी कॉपियां प्रिंट की जानी है ना। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कोशिकाओं की खोज करने वाला पहला जीव वैज्ञानिक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम 1665 सन भी याद रखेंगे, 1665 में कोशिका की खोज की थी और हुक ने कोशिका को वास्तव में पहली बार पादप कोशिकाओं की मृत कोशिका भित्ति को एक सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा था। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट हुक, या कभी कभी हुक भी लिख के आएगा, रॉबर्ट हुक पूरा नाम है। फिर अगला देखेंगे क्वेश्चन, और मेंडल हो जाएगा अनुवांशिकी के जनक। नेक्स्ट है, वे जीव जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाएंगे विषमपोषी। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा? विषमपोषी। वे जीव जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं कहलाते हैं विषमपोषी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, जैसे कि मनुष्य, गाय, हिरन, बिल्ली आदि, है ना। और जो पौधे जो होते हैं, पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? वो हो जाते हैं स्वपोषी। जब वो पूछा जाएगा तो स्वपोषी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संचारी रोगों का एक उदाहरण नहीं है? तो संचारी रोग क्या होते हैं? वह रोग जो एक रोगग्रस्त व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में दूषित भोजन, जल और वायु में संपर्क या कीटनाशक जानवरों आदि के कारण फैलता है, उन्हें क्या कहते हैं? संचारी रोग कहते हैं। जैसे कि कौन कौन से होते हैं? चेचक हो गया, खांसी जुकाम हो गया, क्षय रोग हो गया, मधुमेह जो कि संचारी रोग का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा
क्योंकि जो संचारी रोग के उदाहरण ये चेचक है, क्षय रोग है और खांसी जुकाम है, तो मधुमेह नहीं है। और एक ही ऑप्शन बताना था जो कि संचारी रोगों का उदाहरण नहीं है, तो मधुमेह नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर है एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी है। इसमें आपको स्वपोषी जीव बताने हैं। तो स्वपोषी जीव क्या होते हैं? ये वे जीव होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसे अकार्बनिक पदार्थों से और सौर ऊर्जा की मदद से ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो इन्हें स्वपोषी जीव कहते हैं, जैसे कि पौधे। और इसमें क्या पूछा गया है? इसमें स्वपोषी ही बताना है, ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? स्वपोषी जीव हो जाएंगे पौधे। और जो ये केचुए और ये मछलियाँ, ये क्या हो जाएंगे? केचुआ मछलियाँ ये हो जाएंगे परपोषी जीव। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पौधे जो स्वयं भोजन बनाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय आय की गणना की किस विधि को औद्योगिक उत्पत्ति विधि के नाम से भी जाना जाता है? तो राष्ट्रीय आय की गणना की जो औद्योगिक उत्पत्ति विधि है, इसको अन्य एक नाम से जाना जाता है मूल्य वर्धित विधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मूल्य वर्धित विधि। फिर अगला क्वेश्चन है, फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी एक प्रशिक्षित डैश नृत्यांगना है, तो हेमा मालिनी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतनाट्यम। भारतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये तमिलनाडु का है। और कथक है उत्तर प्रदेश का, कथकली हो जाएगा केरल का, और कुचिपुड़ी हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। ये शास्त्रीय नृत्य है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है, भारतनाट्यम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उस्ताद जाकिर हुसैन निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, नहीं बजाते थे, क्योंकि इनका हाल ही में अभी निधन हो गया है। तो ये तबला वादक थे। ठीक है, ये तबला वादक अल्लाह रखा के पुत्र थे। क्या नाम है इनका? उस्ताद जाकिर हुसैन। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है और इनको पद्मश्री से इनको काफ़ी सारे सम्मान से सम्मानित किया गया है, लेकिन आप ये जरूर याद रखेंगे 1988 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 2002 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभी हाल ही में 2023 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है, इनको सभी काफ़ी सारे रत्नों से सम्मानित किया गया, लेकिन आप ये याद रखेंगे 1988 में पद्मश्री और 2002 में पद्म भूषण और 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा देश 2031 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश करेगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका भारत और बांग्लादेश। ठीक है, कौन सा देश करेगा 2031 में क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी? ये करेगा भारत और बांग्लादेश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 23वें आईफा पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? किसे दिया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रणबीर कपूर। ठीक है, रणबीर कपूर राइट आंसर हो जाएगा। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो आलिया भट्ट को। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो 12th फेल थी उसको पुरस्कार दिया गया, आईफा पुरस्कार। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, मार्च 2024 में किसे उत्तर प्रदेश का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो उत्तर प्रदेश का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है राजकुमार विश्वकर्मा को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका राजकुमार विश्वकर्मा। फिर नेक्स्ट है, किस और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की महिला सचिव को भी नियुक्त किया गया है, उनका नाम है बबीता चौहान। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस टीम ने इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2024 का खिताब जीता? तो किसने जीता? कोलकाता नाइट राइडर्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और किसको हराया था? सनराइजर्स हैदराबाद को हराया था। फिर अब नीचे शुरू हो गया मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन, जो कि 25 क्वेश्चन है। इसके बाद इसका आपको टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ दे दिया जाएगा, तो आप मैथ के प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और उसके साथ ही आंसर की रहेगी। और नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से, इंग्लिश के सेशन से। देखेंगे पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज़ नॉट ग्रामेटिकल करेक्ट। इसमें एरर बताना है किसमें है। क्वेश्चन वो सेंटेंस पढ़ेंगे, द बॉय विच स्टोल द मनी वॉज कैच बाय पुलिस। एक लड़का जिसने मनी चुराया था उसे पुलिस द्वारा पकड़ा गया। तो यहाँ पर सजीव व्यक्ति है बॉय, निर्जीव के लिए लगता है विच। ठीक है, इसमें सजीव है तो सजीव के लिए क्या प्रोनाउन यूज किया जाएगा? इसमें आएगा हु आएगा, मतलब जो। ठीक है, विच हो जाएगा जिसका। तो बॉय के लिए क्या यूज किया जाएगा यहाँ पर? हु। तो इसमें किस में दिया गया है?
तो राइट आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब करेक्ट हुआ इसमें बताना है ना इनकरेक्टली, तो यहाँ पर गलत है द बॉय विच, क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा हु। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें हु आएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। दे आर ट्रेबली बिजी विद डैश वर्क, तो इसमें रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन आएगा, तो दे का हो जाएगा देयर ना, सिंपल है। दे का हो जाएगा देयर, अगर शी होता तो हर हो जाता, ही होता तो हिज हो जाता, दे होता तो देम, दे हो जाएगा उसका थर्ड पर्सन प्रोनाउन, लेकिन यहाँ पर क्या यूज करेंगे, देयर इसका यूज किया जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दे आर ट्रेबली बिजी विद देयर वर्क, अपने कार्य में वे बहुत ही बिजी थे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें भी, डैश ही प्लेज वेल ही हैज़ नॉट बीन सेलेक्टेड इन टीम, उसने अच्छा खेल खेला, यहाँ हो जाएगा दो, जैसे कि कहते हैं दो यद्यपि, मतलब दो का सेंस हो जाएगा यद्यपि, ही प्लेज वेल ही हैज़ नॉट बीन सेलेक्टेड इन द टीम, यद्यपि उसने अच्छा खेल खेला लेकिन फिर भी वह टीम में सेलेक्ट नहीं हो सका। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे दो, बिकॉज क्योंकि तो आएगा नहीं, अनलेस मतलब जब तक भी नहीं होगा, सिंस भी नहीं होगा, शुरुआत हो जाएगी किससे, दो से। फिर नेक्स्ट है ग्लोरियस, करेक्ट है सिनोनिम्स। ठीक है, सिनोनिम्स बताना है, शब्द है हमारा ग्लोरियस, ग्लोरियस मतलब होता है आनंदमय, आनंददायक, तो इसका सेम जो मीनिंगफुल हो जाएगा स्प्लेंडिड, स्प्लेंडिड मतलब भी होता है उत्कृष्ट, विशाल, बहुत अच्छा, आनंदमय, तो स्प्लेंडिड हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्प्लेंडिड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और हाँ ये जो इनॉर्मस दिया गया है इसका मतलब होता है ह्यूज, मतलब कि बड़ा, तो ग्लोरियस शानदार चमकदार, तो स्प्लेंडिड भी शानदार चमकदार से, जेंटल होगा नहीं, अनयूजुअल तो अनावश्यक हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर, इसमें बताना है एंटोनिम्स, मतलब अपोजिट वर्ड बताना है। लिबर्टी, लिबर्टी मतलब क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता, आज़ादी, तो इसका अपोजिट मतलब एंटोनिम्स जो बताना है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिपेंडेंस। ठीक है, अगर हमें लिबर्टी का सिनोनिम्स बताना होता तो इंडिपेंडेंस हो जाता, मतलब कि स्वतंत्रता, इसमें लेकिन बताना है अपोजिट, तो लिबर्टी का क्या हो जाएगा, डिपेंडेंस, मतलब कि अस्वतंत्रता। ठीक है, मतलब अधीनता कह सकते हैं, पराधीनता, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता हो जाएगा, कन्वीनियंस मतलब समझाने से संबंधित है, नहीं, इसका थोड़ा कंफ्यूजन है कन्वीनियंस का, और डिलीवरेंस का हो जाएगा उदारता से संबंधित। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका आप लोग एक बार देख लीजिएगा कन्वीनियंस क्या होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रिसिएट एंटोनिम्स, इसमें भी एंटोनिम्स बताना है। इलिगेंट, इलिगेंट जो शब्द दिया गया है इसका क्या मतलब होता है, इलिगेंट मतलब कह सकते हैं बहुत ही सुंदर, मतलब मनोहर, तो इसमें जो हमें एंटोनिम्स बताना है वो ये जो सेंटेंस दिया गया है इसमें ही छिपा हुआ है, कोई वर्ड उस वही है, तो पहले पढ़ेंगे। द टेबल क्लॉथ ऑन माई ब्रदर्स स्टडीज टेबल वॉज क्लासिक एंड स्प्लेंडिड, येट माई मदर फाउंड इट इट वेरी ऑकवर्ड एंड ऑड, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑकवर्ड ही हो जाएगा, क्योंकि स्प्लेंडिड मतलब शानदार होता है, और एलिगेंट मतलब भी मनोहर शानदार हो जाएगा, क्लासिक नहीं होगा, ऑड मतलब विषम नहीं होगा, तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा मतलब ऑकवर्ड, मतलब भद्दा, खराब कह सकते हैं, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑकवर्ड। ठीक है, एंटोनिम्स हो जाएगा एलिगेंट का ऑकवर्ड। फिर अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या बताना है, इसमें वन वर्ड में बताना है। ठीक है, ईट और ड्रिंक फूड क्विकली एंड इन लार्ज अमाउंट, मतलब कि बहुत ज़्यादा खाना पीना और बहुत ही भारी मात्रा में, इसलिए हम वन वर्ड में क्या कहेंगे, तो ये कहलाएगा हमारा गल्प, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा गल्प, मतलब जल्दी जल्दी खा लेना, निगल लेना, गल्प। ठीक है, और जो शिप होता है मतलब कि जैसे चाय शिप करके पीते हैं, थोड़ी थोड़ी चूस चूस कर पीते हैं, तो वो हो जाएगा शिप, और ये जो कॉक लिखा हुआ है इसका मतलब होता है दम घुटना, गला घुटना, और जो ये स्विस लिखा हुआ है इसका मतलब होता है किसी धारदार हथियार से मरना, मारना मतलब स्विस होता है, तो गल्प इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब निगलना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, इसमें बताना है इसमें जो सही मीनिंग है किसका है, तो इसमें अगर देखा जाए, अगर एगर्सन, अपीयरेंस, एसेसिनेशन, एसिमिलेट, तो इसका जो राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, एसिमिलेट का मतलब होता है, जो करेक्ट मीनिंग इसमें दी गई है,
मतलब कि अपनाना, या कह सकते हैं अनुकूल होना। इसका क्या मतलब होता है? एसिमिलेट का होता है अनुकूल होना। तो इसमें जो ये एसिमिलेट मीनिंग दी गई है ये सही दी गई है, ASSIMILATE। जो अग्रेशन दिया गया है, अगर इसमें डबल जी हो जाता, जैसे ये सिंगल जी है, अगर इसमें एग्रेशन डबल जी हो जाता मतलब मीनिंग AGGRESSION, तो ये हो जाता आक्रामक या आक्रमण करना। तो ये गलत है। ठीक है, जो अपीरियंस है, अपीरियंस में कहाँ गलती दी गई है? इसकी करेक्ट मीनिंग होगी APPEARANCE, तो यहाँ पर हो जाएगा ए। तो ये इसलिए गलत है। अपीयरेंस मतलब क्या होता है? किसी चीज की उपस्थिति। और जो ये एसोसिएशन दिया गया है, इसका मतलब होता है राजनीतिक हत्या। ये इसको वन वर्ड में पूछा जाता है, एसोसिएशन क्या होता है? राजनीतिक हत्या। इसमें कहाँ गलत मीनिंग दिया गया है? इसकी करेक्ट मीनिंग जो हो जाएगी, ये हो जाएगी ASSASS, मतलब यहाँ भी ऐसा आएगा, मतलब ASSASS, दो बार हो जाएगा। ठीक है, ASSASSINATION, ठीक है, एसोसिएशन वो हो जाएगा राजनीतिक हत्या। ठीक है, ये करेक्ट मीनिंग दी गई है। इसका मतलब क्या होता है? मतलब अपनाना या अनुकूल होना। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड। इसमें बताना है गलत कौन सी मीनिंग दी गई है। इसमें सही बताना था तो सही हमारी ये थी, इसमें गलत ढूंढना है। गलत कौन सी हो जाएगी? वैक्सीन। देखिए, वैक्सीन की जो करेक्ट मीनिंग होती है ये होती है VACCINE, और इसमें क्या दिया गया है? सिंगल सी दिया गया है, VACCINE। तो जो करेक्ट जो इनकरेक्ट हमको बताना है वो ये मिल गई। ठीक है, बाकी का नहीं पता, लेकिन देखते हैं। एक ही ऑप्शन होना चाहिए, तो वैक्सीन सही है, मतलब इसकी मीनिंग गलत दी गई है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। और एविडेंस, एविडेंस मतलब होता है साक्ष्य। प्रायोरिटी भी ठीक है, डिडक्टिव भी ठीक है। प्रायोरिटी प्राथमिकता देना, डिडक्टिव जांच पड़ताल करना। इसमें जो गलत दी गई थी वो वैक्सीन थी। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, द बॉयज एब्सेंट देमसेल्फ फॉर 2 days। द बॉयज एब्सेंट देमसेल्फ फॉर 2 days, इसमें क्या बताना है? इसमें विच इज नॉट ग्रामेटिकल करेक्ट। ठीक है, द बॉयज एब्सेंट देमसेल्फ फॉर 2 days, इसका मतलब क्या है? लड़के 2 दिन के लिए अनुपस्थित रहे। लड़के 2 दिन के लिए अनुपस्थित रहे, तो करेक्ट तो सेंटेंस है, इसमें गड़बड़ी तो कुछ है नहीं। एब्सेंटेड देमसेल्फ में अंडरलाइन है, इसका मतलब होता है स्वयं उपस्थित रहे। ठीक है, क्योंकि इसमें अगर देखा जाए वर के साथ ईडी तो लगेगा नहीं। हैड, यदि बॉयज प्लूरल है जो सब्जेक्ट हमारा, तो यहाँ पर सिंगुलर नहीं रहेगा। एब्सेंटेड सिर्फ नहीं होगा, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। ये सही दिया गया है, द बॉयज एब्सेंटेड देमसेल्फ फॉर 2 days, मतलब लड़के 2 दिन के लिए अनुपस्थित रहे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द अंडरलाइन वर्ड। ठीक है, इसका मतलब सिनोनिम्स बताना है, सेम सेम मीनिंग वाला वर्ड देखना है। ओबीसियस, अच्छा पूरा वर्ड, अच्छा सेंटेंस वर्ड है, that the boy had not recognized that the boy had not recognized the president was obsequious, मतलब कि यह स्पष्ट था कि लड़के ने राष्ट्रपति को नहीं पहचाना। ओबीसियस का मतलब क्या हो जाएगा? किसी चीज को कह सकते हैं पहचानना, मतलब स्पष्ट, और स्पष्ट होता है, तो इसका जो सिमिलर वर्ड हो जाएगा, तो इनमें ऑप्शनों में क्या हो जाएगा? क्लियर, क्लियर ठीक है, स्पष्ट ही होता है। ओबीसियस मतलब क्लियर, स्पष्ट, तो सही ये हो जाएगा। देख लेंगे, सीक्रेट नहीं होगा, लेजी नहीं होगा, हिडन नहीं होगा, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। फिर अगला देखेंगे, इसमें भी अंडरलाइन जो वर्ड दिया गया है इसका क्या बताना है? अपोजिट वर्ड, रिपिल। रिपिल का मतलब होता है प्रतिकर्षित करना, मतलब विकर्षित करना कह सकते हैं। तो सेंटेंस जो दिया है, एक्सट्रीमली हाई पिच्ड साउंड कैन रिपिल वर्ड, मतलब इसका हिंदी मतलब हो जाएगा अत्यधिक ऊंची जो ध्वनियां है ये पक्षियों को विकर्षित करती हैं। हमको रिपिल का मतलब पता चल गया, विकर्षित करना। तो इसका अपोजिट बताना है, मतलब आकर्षित करना। आकर्षित को क्या कहेंगे? अट्रैक्ट करना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अट्रैक्ट करना। ठीक है, कंसंट्रेट नहीं होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा, कंफ्यूज तो बिल्कुल ही नहीं होगा, अट्रैक्ट करेक्ट है इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओइंग टू बैड वेदर द एरोप्लेन could not leave in its explained time of departure। पहले तो ये बता दें, जो ग्रामर का रूल होता है, मतलब ओइंग का मतलब के कारण, तो जो भी सेंटेंस, तो ड्यू टू का भी मतलब होता है के कारण, तो कोई भी सेंटेंस की शुरुआत होगी ड्यू से नहीं होगी, ड्यू टू से। तो ये ओइंग्स पहले तो ये ठीक है, ओइंग टू से हो रही है, तो ये ग्रामर के अकॉर्डिंग तो सही है। इसमें क्या बताना है? विच सेंटेंस इज नॉट करेक्टली ग्रामेटिकल करेक्ट बताना है। ठीक है, ओइंग टू बैड वेदर द एरोप्लेन कुड नॉट लीव इन इट्स
एक्सप्लेन टाइम ऑफ डिपार्चर। इसका यदि हिंदी मतलब देखा जाए तो मौसम खराब होने के कारण विमान अपने प्रस्थान समय का विवरण नहीं दे सका। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा इन इट्स, क्योंकि इन का मतलब हो जाता है में से संबंधित, अंदर से संबंधित। यहाँ का समय के लिए बात हो रही है तो एट हो जाएगा, एट इट्स एक्सप्लेन टाइम ऑफ डिपार्चर। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इनके स्थान पर क्या आएगा, एट आना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें बताना आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंस विच इज नॉट ग्रामेटिकल इनकरेक्ट। ग्रामेटिकल करेक्ट बताना है। सेंटेंस है द इजिप्टियंस फर्स्ट मेड पेपर आउट फ्रॉम पेपराज विच ग्रो अलोंग द रिवर नील। इजिप्टियंस मतलब मिस्र के लोग, इजिप्ट मिस्र है ना, तो इजिप्टियंस हो जाएगा मिस्र के लोग। मिस्र ने अपने सबसे पहले नील नदी के किनारे जो एक उगने वाला पेपरीज है उससे कागज बनाया। फ्रॉम, आउट फ्रॉम मतलब बनाया, तो जो आउट फ्रॉम है यहीं पर मिस्टेक है, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा आउट फ्रॉम, क्योंकि आउट फ्रॉम की जगह जो अगर देखा जाए सही आ जाएगा आउट ऑफ। क्या हो जाएगा, आउट ऑफ। ठीक है, मतलब कि जो इजिप्ट मिस्र वासी जो लोग हैं इन्होंने सबसे पहले नील नदी के किनारे एक पेड़ है पेपरयास, इससे पेड़ बनाया। तो यहाँ पर हो जाएगा आउट फ्रॉम के स्थान पर हम, आउट फ्रॉम के स्थान पर क्या यूज करेंगे, आउट ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आउट फ्रॉम गलत है, आउट ऑफ हो जाएगा। से बनाना मतलब जैसे कह सकते हैं मेक सुगर आउट ऑफ शुगर केन, जो चीनी है ये किससे बनती है, शुगर केन मतलब गन्ने से, तो आउट फ्रॉम की जगह यूज होगा आउट ऑफ। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये अच्छा जंबल सेंटेंस है, इसको करेक्टली फॉर्म करना है। तो इसमें देखेंगे शुरू कहाँ से, इम्पैथली फॉर द मूवी वी सेट वेटिंग टू बीइंग। अगर हम स्टार्ट करें आर से, क्योंकि सब्जेक्ट जो हमारा आर है, वी मतलब हम, देखें अगर इसे करके आर से आर पी, वी सेट वेटिंग इम्पार्शली फॉर द मूवी टू बीइंग। ठीक है, ये सेंटेंस बन जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसका जो हिंदी मतलब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि इम्पार्शली मतलब होता है बेसब्री से, तो हम बेसब्री से बैठकर फिल्म शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ये करेक्ट बन जाएगा, वी सेट वेटिंग से स्टार्ट होगा। फिर हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। इसमें भी जंबल सेंटेंस है, इसको भी करेक्टली फॉर्म में करना है। क्या होगा, तो पहले तो देखेंगे द मिनिस्टर। ठीक है, द मिनिस्टर हमारा एक सब्जेक्ट मिल रहा है, द मिनिस्टर टोल्ड, पी तीनों में है, द मिनिस्टर टोल्ड। यदि देम दैट बिजनेस, द मिनिस्टर टोल्ड लास्ट वाली शुरुआत करी जाए तो द मिनिस्टर टोल्ड देम दैट बिजनेस हैव अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड इनटू न्यू मार्केट। ये सेंटेंस बन रहा है, इसका जो मतलब हो जाएगा ये क्या हो जाएगा कि द मिनिस्टर टोल्ड मतलब कि मंत्री ने उससे कहा कि व्यवसाय के पास नए के बजाय विस्तार करने का सुनहरा अवसर है। तो ये करेक्ट बन रहा है, ऑप्शन नंबर इसका क्या राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला यदि हम पी एस से स्टार्ट करेंगे, द मिनिस्टर टोल्ड टू एक्सपेंड इन न्यू मार्केट, नहीं ये लास्ट में जाएगा, टू एक्सपेंड इनटू न्यू मार्केट्स। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। फॉर डैश सिंगल आइटम बिलिंग इन द सुपर मार्केट, यदि सिंगल बिलिंग कराना है सुपर मार्केट में, यू नीड टू गो टू डैश लास्ट काउंटर, द लास्ट काउंटर। चलिए ठीक है, फिर से पढ़ते हैं। फॉर सिंगल आइटम बिलिंग, फॉर द सिंगल आइटम नहीं होगा, फॉर अ सिंगल आइटम नहीं, यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। फॉर सिंगल आइटम बिलिंग इन द सुपर मार्केट, अगर बिलिंग करानी है सिंगल आइटम की तो और सुपर मार्केट में, यू नीड टू गो द लास्ट काउंटर, ये करेक्ट हो जाएगा। कहाँ जाना पड़ेगा आपको, लास्ट काउंटर में जाने की आवश्यकता है, यू नीड टू गो टू द लास्ट काउंटर, है ना, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, इसमें भी नीचे आर्टिकल फिल करना है। डैज द यंग किंग, किंग आ रहा है तो उसके पहले दा तो हम यूज ही करेंगे आर्टिकल में, द यंग किंग। ठीक है, किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में है, पढ़ लेते हैं पूरा। द यंग किंग ऑफ नेपाल प्लांट अ ट्री टू मार्क
द सेलिब्रेशन ऑफ हिज बर्थ इंस्टेंट ऑफ स्पेंडिंग ऑन अदर फेस्टिवल। द ही दोनों में आएगा क्योंकि हमें पहले में पता है कि द यंग किंग जरूर आएगा, तो ऑप्शन एक ही में है सिर्फ। ठीक है, मतलब कि नेपाल के युवा राजा अन्य त्योहारों पर धूमधाम से मनाने के बजाय अपने जन्म के जश्न को वो लोग पौधे लगाकर मनाते हैं ना, स्पेंडिंग ऑन द अदर फेस्टिवल। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द अंडरलाइन वर्ड। ठीक है, डिलीशियस दिया गया है अंडरलाइन में, इसका सिनोनिम्स बताना है। डिलीशियस मतलब कि टेस्टी ही होता है। द स्नेक सर्व एट द वेडिंग वर डिलीशियस, मतलब जो सांप परोसे गए थे वेडिंग शादी में वे डिलीशियस थे। चीन वीन के हैं क्या? द स्नेक सर्व एट द वेडिंग वर डिलीशियस। ठीक है, सेंटेंस ठीक है। तो डिलीशियस का हमें सिर्फ सिनोनिम्स बताना है, तो टेस्टी हो जाएगा। डिलीशियस मतलब टेस्टी, स्वादिष्ट। ठीक है, फिर अगला है कलेक्शन ऑफ लॉयंस, मतलब लॉयन के समूह को या झुंड को क्या बोलेंगे वन वर्ड में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राइड। क्या बोलेंगे? प्राइड। प्राइड बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए सॉरी सी करेक्ट हो जाएगा। कलेक्शन ऑफ लॉयंस को क्या कहेंगे? प्राइड। और जो हर्ड होता है, हर्ड बोलते हैं हाथियों के समूह को। और पैक क्या होगा? ये कोई भी जानवर का समूह हो। और ट्रॉप हो जाएगा सैनिकों का समूह। ठीक है, तो राइट आंसर इसका है कलेक्शन ऑफ लॉयंस, प्राइड। शेरों का एक समूह को क्या कहेंगे? प्राइड। फिर अगले क्वेश्चन में पैसेज दिया गया है, आप वीडियो को पॉज करिएगा, इसका रीडिंग करिएगा। ये दूसरा पैसेज है और ये नेक्स्ट। ठीक है, आप इस पैसेज को रीड करिएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर देख ले रहे हैं। व्हाट डिटरमाइंस द साइज ऑफ डिस्पेयर्ड विलेज इन पार्ट ऑफ कर्नाटका? तो अकॉर्डिंग टू पैसेज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नंबर ऑफ हाउसेस। नंबर ऑफ हाउसेस मतलब इसका जो क्वेश्चन का मतलब है ये है, कर्नाटक के कुछ हिस्सों में बिखरे हुए गांव का अधिकार क्या निर्धारित करता है? ये करता है नंबर ऑफ हाउसेस को, घरों की संख्या को। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पेशल फीचर ऑफ सच विलेजेस? व्हाट इज द स्पेशल फीचर ऑफ सच विलेजेस? क्या है ऐसे गांव की खास बात? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वी कैन नॉट सी देयर बाउंड्रीज। वी कैन नॉट सी देयर बाउंड्रीज, ऐसे हम लोग इसके बाउंड्रीज को नहीं देख सकते हैं, ये है इसकी खासियत या खास बात। वी कैन नॉट सी देयर बाउंड्रीज, आप पैसेज पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिल जाएंगे। इस तरह के गांवों का मुख्य लक्षण है कि उनकी सीमाओं को ना दिखना। वी कैन नॉट सी देयर बाउंड्रीज। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट सर्कुलेज कंसर्न फॉर पीपल लिविंग डिस्पेयर्ड विलेज? व्हाट इज द मोस्ट क्रूशियल कंसर्न फॉर पीपल लिविंग डिस्पर्स्ड विलेज? इसका क्या मतलब हो जाएगा? बिखरे हुए गांव के में रहने वाले लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चिंता क्या है? कंसर्न लिखा हुआ, महत्वपूर्ण चिंता क्या है? तो सेफ्टी हो जाएगा। आप जब पैसेज पढ़ेंगे आपको पता चलेगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेफ्टी। सेफ्टी बिखरे हुए गांव में रहने वाले लोगों की सबसे अधिक चिंता का विषय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फ्रेज फ्रॉम द पैसेज बेस्ट डिस्क्राइब द अपोजिट ऑफ डिस्पेयर्ड विलेज? डिस्पेयर्ड विलेज का जो दिया गया है, इसको पैसेज के अकॉर्डिंग इसका बेस्ट अपोजिट क्या होगा? डिस्पेयर्ड विलेज मतलब बिखरा हुआ गांव, तो इसका अपोजिट हम अगर देखें अकॉर्डिंग टू पैसेज हो जाएगा इसमें न्यूक्लिएटेड विलेज, परमाणु हथियार मुक्त। न्यूक्लिएटेड मुक्त नहीं, सॉरी, युक्त। न्यूक्लिएटेड विलेज परमाणु हथियार युक्त। जब हम पैसेज पढ़ेंगे तो हम देख पाएंगे डिस्पेयर्ड विलेज का अपोजिट जो सेंस यूज किया गया है, न्यूक्लिएटेड विलेज के रूप में यूज किया गया है, परमाणु हथियार युक्त। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इसका, हाउ डू द पर्सन इन द विलेजेस डिफेंड देमसेल्फ फ्रॉम एक्सटर्नल डेंजरस? मतलब इसका है, हाउ डू द पर्सन इन द विलेजेस डिफेंड देमसेल्फ फ्रॉम एक्सटर्नल डेंजरस? गांव के लोग बाहरी खतरों से अपना बचाव कैसे करते हैं? तो जब पैसेज पढ़ा जाएगा तो इसका आंसर आएगा बाय यूजिंग मार्शल आर्ट, मतलब
जो युद्ध कला का यूज करके। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बाय यूजिंग मार्शल आर्ट। ठीक है, तो ये हो गए 75 क्वेश्चन हिंदी, इंग्लिश और जीएस के। और आपके क्वेश्चन अगर आपने अकाउंट किए हो एवरेज में तो बताइएगा 75 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और बाकी मैथ का आपको टेलीग्राम चैनल पर सेट दे दिया जाएगा, तो आप इसको मैथ के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में।